हेलो स्टूडेंट्स। नेचर ऑफ इंटेलिजेंस या बुद्धि के स्वरूप का ये दूसरा क्लास है और इसमें हम उन सभी 7 पॉइंट्स को डील करेंगे, समझाएंगे आपको, जो मैंने पिछले वीडियो में आपसे शेयर किया था। तो बुद्धि का जो सबसे पहला पॉइंट है कि वो एक इन्फर्ड फेनोमेना है। इन्फर्ड फेनोमेना को कहते हैं कि अनुमान करते हैं कि बुद्धि है, इसको देख नहीं सकते। पहली लाइन। दूसरी लाइन आप इसमें लिखें कि व्यक्ति के व्यवहारों का निरीक्षण करके, ऑब्जर्वेशन करके उसकी बौद्धिक योग्यताओं को का अनुमान किया जाता है। यह अनुमान कैसे किया जाता है? बुद्धि की क्रियाओं को देखकर अनुमान किया जाता है कि यह व्यक्ति बुद्धिमान है या इसकी मंदबुद्धि है या सामान्य बुद्धि का मालिक है। बुद्धि मापकों से भी बुद्धि को नहीं मापते हैं, बल्कि बौद्धिक व्यवहारों को मापते हैं। जो इंटेलेक्चुअल फंक्शंस हैं, बिहेवियर्स हैं, उन व्यवहारों को मापते हैं और उसी आधार पर व्यक्ति की बुद्धि या बौद्धिक योग्यता का अंदाजा लगाते हैं। ये बात सामान्य रूप से देखी जाती है कि किसी व्यक्ति द्वारा किए गए मानसिक कार्यों की क्वालिटी समान होते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी एक व्यक्ति द्वारा किए गए मानसिक कार्यों की क्वालिटी जो है वो समान होती है। इसी गुण समानता को सह संबंध या कोरिलेशन कहते हैं। अगर एक आदमी को हमने मैथमेटिक्स सॉल्व किया, अगर वो आदमी व्यक्ति, जैसे उदाहरण से समझिए कि अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स में बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत अच्छे ढंग से मैथ्स के सॉल्यूशंस करता है, तो उससे उम्मीद की जाती है कि वो केमिस्ट्री भी बहुत अच्छे से करेगा, कॉमर्स में अकाउंट्स भी बहुत अच्छा देखेगा और कमर्शियल अकाउंट्स भी देखेगा। तो ये जो है एक व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं को देखकर जो कई कार्यों पर करता है, उसी के आधार पर उसकी मानसिक क्षमता को आंका जाता है और इसी को हम सह संबंध कहते हैं, कोरिलेशन कहते हैं। आगे पार्ट 2 में कोरिलेशन को कैसे हम लोग निकालेंगे, ये चीज़ हम लोग, कोरिलेशन एक्चुअली क्या चीज़ है इसको हम देखें। आपस में सहसंबंधित होगा। आप एक व्यक्ति का किया हुआ काम जब आप देखेंगे तो हमको लगता है कि ये अमुक बच्चे ने किया है, जैसे गुड़िया ने किया है, तो गुड़िया ऐसे ही काम करती है, दैट इज देयर इज अ पैटर्न। और जब दोनों आपस में मिलने लगते हैं तो सहसंबंध कहलाता है। एक चीज हुई। और सहसंबंध करने के लिए बुद्धि की कल्पना की गई है। ये कल्पना इन्फर्ड फेनोमेना है, ये मैंने आपको पूरी तरह से समझाया। दूसरा है आपका पॉइंट कि हायर मेंटल प्रोसेसेस या फंक्शंस के द्वारा ही बुद्धि का मापन, बुद्धि को हम पहचान पाते हैं। जैसे हायर मेंटल प्रोसेसेस में क्या चीज़ आती है? याद रखना, सीखना। कोई बच्चा इस वीडियो को एक बार देखेगा और उसको सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, याद आ जाती हैं, तो वो हायर मेंटल प्रोसेस में वो यानी बुद्धि पे वो उच्च स्तर का स्कोर करेगा। कल्पना, हाइपोथेटिकल, क्या कल्पना किया जा सकता है, कैसे। चिंतन, तर्कणा, तर्कणा कहते हैं रीजनिंग को, और आदि उच्चतर मानसिक क्रियाओं में। तो उच्चतर मानसिक क्रियाओं में क्या चीज होती है? लर्निंग, याद रखना, मतलब मेमोराइजेशन को स्मरण में रखना, और कल्पना और चिंतन और रीजनिंग। तो इस चीज को हम लोग जब मानते हैं, तो जब हम लोग ये कर लेते हैं
सॉरी, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गई। बुद्धि तो इतनी तरह की होती है, ये हायर मेंटल प्रोसेसेस में ये आता है। और भाषा की योग्यता, वर्बल एबिलिटी, कुछ लोग बोलते तो सभी लोग हैं, इंसान तो सभी बोलते हैं, लेकिन कुछ लोगों की बात जो है वो समझ में नहीं आती, ये क्लियर नहीं है। लेकिन आपकी भाषा की जो वर्बल एबिलिटी है, सबसे ज़्यादा वहाँ से परिचय मिलता है बुद्धि का। द पर्सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, हाउ ही इज़ और शी इज़ एक्सप्रेसिंग हिम और हर सेल्फ, तो ये परिचय मिलता है। ये मानसिक क्रियाएं यदि अधिक हुई और उनका संगठन, ऑर्गेनाइजेशन यदि सुंदर ढंग से हुआ, तो व्यक्ति बुद्धि के लक्षण प्रस्तुत करता है, या प्रदर्शित करता है। ये सभी उच्चतर मानसिक क्रियाएं कहाँ से, मस्तिष्क के किस भाग से संचालित होती हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स से। आपने पढ़ा होगा नर्वस सिस्टम चैप्टर में कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स से संपन्न होती है। अतः बुद्धि का निर्माण बुद्धि का निर्धारण कॉर्टेक्स के रचनात्मक तथा क्रियात्मक गुणों से होता है। कॉर्टेक्स के रचनात्मक तथा क्रियात्मक गुणों से होता है। शरीर के किसी दूसरे अंग का इसमें योगदान नहीं होता है। वर्बल एबिलिटी क्लियर करती है कि आप कितना दक्ष हैं, बुद्धि आपकी कितनी ज्यादा है, और ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स द्वारा संपन्न होती है। और बुद्धि का निर्धारण केवल कॉर्टेक्स के द्वारा होता है, ना कि शरीर के किसी दूसरे अंग से, बिल्कुल नहीं। और यदि किसी कारण मस्तिष्क का विकास रुक जाए या कॉर्टेक्स का कोई भाग नष्ट हो जाए, तो उच्चतर मानसिक क्रियाओं में बाधा उत्पन्न होती है। उच्चतर मानसिक क्रियाओं में बाधा उत्पन्न होती है। दूसरी ओर जो तीसरा पॉइंट है, उसको आप देखिए कि बुद्धि में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। हर व्यक्ति की बुद्धि समान नहीं होती है, और विभिन्न प्रकार के टेस्ट्स के द्वारा, इंटेलिजेंस टेस्ट, बहुत सारे इंटेलिजेंस टेस्ट हैं, डिफरेंट एजेस के लिए हैं, डिफरेंट लोगों के लिए हैं। तो उन टेस्ट्स के द्वारा में से लोगों की बुद्धि मापी जाती है, और बुद्धि मापने के में मनोविज्ञानियों ने बहुत सफलता हासिल की है। मनोविज्ञानियों का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है कि मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस वो बहुत आसानी से डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट्स बनाए गए, वर्बल टेस्ट बनाए गए, परफॉर्मेंस टेस्ट बनाए गए, उन सबों के आधार पर उसका मापन किया जाता है। और बुद्धि मापन से ये पता चला कि विभिन्न व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता में बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यानी यहाँ व्यक्तिक भिन्नता बहुत ज़्यादा होती है। इसका कारण यही है, इसका कारण भी ये बताया गया कि लोगों के कॉर्टेक्स की रचना में भेद होता है। किसी दो व्यक्ति का कॉर्टेक्स बिल्कुल सेम हो ये संभव नहीं है, और कॉर्टेक्स ही बौद्धिक क्रियाओं का संचालन करता है। ये मैंने पिछले पॉइंट में आपको बताया था। तो इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञानियों ने बहुत सारे टेस्ट्स बनाए जिससे बुद्धि का मापन होता है। ये वर्बल टेस्ट है, ये परफॉर्मेंस टेस्ट है, सेंसरियन मोटर टेस्ट है। तो ये सारे टेस्ट्स किए गए, और उसके बाद से उसके आधार पर ये पता चला कि बुद्धि
में इंडिविजुअल डिफरेंस बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि लोगों के कॉर्टेक्स में, ह्यूमन बीइंग के कॉर्टेक्स में बहुत सारा डिफरेंस पाया जाता है, और यही डिफरेंस जो है वो इनके कॉर्टेक्स का डिफरेंस, उनके रचना का डिफरेंस जो है वो व्यक्तिगत भिन्नता को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट पे हम आते हैं, और ये है कि बुद्धि लगभग स्थिर होती है। बहुत सारे अध्ययनों से पता चला कि 16 वर्ष की आयु तक बुद्धि बढ़ती है, और 40 बरस के बाद धीरे धीरे इसमें बहुत धीरे, वेरी स्लाइटली स्लोली जो है वो धीरे धीरे घटती है, बुद्धि घटने लगती है, यानी नीचे आती है। ऐसा अध्ययनों से में देखा गया। 16 वर्ष की आयु और इंटेलिजेंस बुद्धि मापकों से मालूम किया जाता है। इंटेलिजेंस कोशेंट निश्चित की जाती है, जो बुद्धि लब्धि है वो निश्चित किया जाता है, और ये चीज इन परिवर्तनों के बावजूद सयाना होने पर बुद्धि को सामान्यतः स्थिर और अपरिवर्तनशील माना जाता रहा है। ये नहीं है कि आप इसको परिवर्तनशील मानते हैं, नहीं, तो इसको अपरिवर्तनशील मानते हैं। और यहाँ पे हम लोग इस बात को मान के चलते हैं कि ये स्टेबल रहता है, लेकिन हम मानसिक रूप से, जैसे कॉर्टेक्स की बात अगर हम करें, तो कॉर्टेक्स में जितना ही ज़्यादा हम हायर मेंटल वर्क करते हैं, हमारी बुद्धि में उतना ही ज़्यादा, ये अपवाद है, और ये भी एक चीज़ देखी गई है कि हायर मेंटल वर्क अगर हम बहुत करते हैं तो मेंटल एबिलिटी बढ़ती भी है, यानी बुद्धि भी बढ़ती है। तो ये 4 पॉइंट्स मैंने डिस्क्राइब कर दिए, और ये 13 मिनट का होने जा रहा है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। बाय स्टूडेंट्स, स्टडी हार्ड।